नमस्कार। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सामने बोर्ड देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के चेयरमैनशिप में यानी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जी के गाइडेंस में सेक्शन 9 के तहत जो अपॉइंटमेंट जुडिशियल ऑफिसर की बतौर सेक्रेटरी हुई है, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A रेड विद आर्टिकल 14 एंड 21 का सपना साकार करने के लिए, यानी कानून के पेचीदगी को आसान बनाकर लोगों तक एक्सेसिबल बनाने के लिए एक प्रयत्न करती है। ये नेशनल लेवल पे नालसा, स्टेट लेवल पे सालसा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DLSA और सब डिवीजन लेवल पे तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बतौर काम करती है। सिरमौर जिले का मैं सेक्रेटरी धीरू ठाकुर आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जी हां, CRPC 1973 को देखेंगे और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पैनल लॉयर चाहे रिमांड लॉयर, सबके लिए ये CRPC की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज हम इस एक्ट को आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो सबसे पहला पिरामिड का जो सबसे बेस है वो 3 W's के आंसर देता है, व्हाट, व्हेन और वेयर। यानी कि CRPC क्या है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड 3 में CRPC क्या है, जजेस कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स में क्या फर्क है, किसकी कितनी पावर है, पर्टिकुलरली सेक्शन 29 में जो पावर दे रखी है, और व्हेन यानी कि एक अपना लिमिटेशन होता है चैप्टर 36, 467 से 473, यानी कि जो केवल फाइन पे सजा मिलती है उसमें 6 महीने तक का, 1 साल तक का जिसमें दंड हो 1 साल का लिमिटेशन, 3 साल का यानी 3 साल की सजा हो तो 3 साल का लिमिटेशन, और उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं। जी हाँ, जैसे रेप या मर्डर उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। फिर वेयर यानी कि केस कहाँ डालना है, तो जुरिस्डिक्शन 177 से 189। जिस तरह ट्रेन आपकी कांगड़ा से चली और शिमला पहुंची तो कांगड़ा में केस डालें या शिमला में, या जहां जहां पर स्टेशन आया वहां, तो आंसर है जहां जहां पर आया वहां भी डाल सकते हैं। चिट्ठी जहां आपने पोस्ट की और जहां रिसीव की। रूपाली गौतम का जजमेंट लड़कियों के लिए बहुत फेवरेबल है। लड़की लव मैरिज करती है शिमला की दिल्ली के लड़के से, तो शिमला में भी केस डल सकता था, दिल्ली में भी, लेकिन अब डिस्प्यूट पड़ गया तो माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे लड़की को और ससुराल वाले भी। लड़की पहुंच गई बेंगलोर अपनी फ्रेंड के पास। सवाल उठता है क्या बेंगलोर के मजिस्ट्रेट साहब के पास वो 498A का केस डाल सकती है? तो रूपाली गौतम के केस में फुल बेंच ने कहा बिल्कुल डाल सकती है। मेंटल क्रूएलिटी खत्म नहीं हो जाती। शिमला या दिल्ली को छोड़कर अगर बेंगलोर भी जाती है तो वहां तक भी उसकी मेंटल एग्नी गई है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेलिटीज, लेकिन कि हर केस अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो डायरेक्टली आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, पुलिस FIR दर्ज नहीं करेगी, और अगर एक बार सजा मिल चुकी है तो दूसरी बार वो केस नहीं चलेगा। ये सारी फॉर्मेलिटीज भी आपको पता होनी चाहिए। लोकस स्टैंडाई होता है, पति पत्नी का झगड़ा है तो हर कोई जाके FIR दर्ज नहीं करा सकता। पब्लिक सर्वेंट का है मैटर तो आप कंप्लेंट नहीं करवा सकते। इस तरह की बातें फॉर्मेलिटीज चैप्टर 14 में। दोस्तों, ये जो CRPC है, यहां पर आपको दिखता है कि एक लर्नेड सेशन जज साहब चैप्टर 2 एंड 3 में अपनी पावर्स में सेक्शन 28, 29 अगर हम पढ़ें तो फांसी की सजा दे सकते हैं, लेकिन चैप्टर 28 में आप इमेज देख सकते हो नलिनी का राजीव गांधी असैसिनेशन केस से जुड़ी हुई कन्विक्ट का, तो सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाना पड़ता है। पुलिस की पावर क्या है, और लंबरदार या गांव का जो बंदा है सेक्शन 37 में उसको इंटीमेट करना चाहिए पुलिस वालों को, ये सारी बात भी CRPC से ड्राइव होती है। लेकिन इसके साथ पुलिस एक्ट और हिमाचल का अपना पुलिस एक्ट भी है, वो भी पढ़ना चाहिए। बार यानी कि अगर आप चैप्टर 24 में जैसे डबल ज्योपर्डी आप देख सकते हैं, ये मूवी है डबल ज्योपर्डी, या अगर आपने मूवी देखी हो अंधा कानून, तो ये जो सेक्शन 300 है उसमें यही लिखा है डबल ज्योपर्डी, जो आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है। और अगर आपका केस जो है पहले एक सेम जज साहब ने कन्विक्शन कर रखी है या एक्विटल, तो आप सेम जज साहब के पास वापस नहीं जा सकते, आपको अपील ही करना पड़ेगा। इसको डबल ज्योपर्डी कहते हैं, और यही बात रेस जुडिकेटा CPC में भी है, यानी कि एक पब्लिक पॉलिसी का डॉक्ट्रिन है। अगर आप ये देखें कि चैप्टर 17 में
चार्ज लगाने का फॉर्मेलिटी है, बिना चार्ज फ्रेम किए आप केस आगे नहीं बढ़ा सकते। किस वक्त, किस समय, किसके अगेंस्ट कौन सा क्राइम किया है, टाइम, मैनर, डेट, प्लेस, सब कुछ बताना पड़ता है। ठीक है, ये चार्ज, क्योंकि नेचुरल जस्टिस आर्टिकल 1439A में फेयर ट्रायल इम्प्लिसिट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि कोई कोर्ट के आगे शपथ लेकर झूठ बोल रहा है, कोर्ट को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो जज साहब कन्विक्शन या एक्विटल के समय कॉग्नियंस लेकर सेक्शन 344 रेड बी 352 में आपको समरी ट्रायल करते हुए सजा दे सकते हैं। जैसे जहीरा शेख का परजरी का केस आपको याद होगा, झूठ बोलने का। और चैप्टर 14 आपने नीचे भी पढ़ा था ऑलरेडी, चैप्टर 14, यहां पर भी चैप्टर 14 जो है 190 से 199 कंडीशंस। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस लिखे हैं। एग्जाम्पल लोकस स्टैंडाई की बातें हैं। अगर मैरिटल रेप है, ठीक है, तो वाइफ को जो है, वैसे तो 15 से नीचे कोई वो दिया नहीं गया, लेकिन अब इस 15 को 18 पढ़ा जाएगा इंडिपेंडेंट थॉट फॉर सिनोन ऑफ इंडिया के केस के बेसिस पर। लेकिन 1 साल का लिमिटेशन वो इस चैप्टर में नहीं है। जो यहाँ लिमिटेशन है, यहाँ रेप का लिमिटेशन नहीं दे रखा। अगर आप 190 से 199 के बीच में जाएंगे तो 196 के 5th क्लॉज में ये बात दे रखी है। इसी तरह अगर प्रेसिडेंट साहब का कोई डेफेमेशन कर दे तो केवल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही 6 महीने के अंदर लर्नेड सेशन जज की कोर्ट में जो है कंप्लेंट करें तो ही वो ट्रायल होगा। कोई आम इंसान कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकता। लेकिन गलतियां तो कई बार होती रहती हैं। उन सब गलतियों का जो जवाब है, जो चाबी आपको दिख रही है चैप्टर 35 460 से 466, इसका बेसिकली फॉर्मूला है कि गलतियां होती रहेंगी, लेकिन GPF, गुड फेथ में अगर गलती की है, ड्यू केयर एंड कॉशन, यानी उसके साथ प्रेजुडिस किसी को भी नहीं हुआ, फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ, तो वो इरेगुलरिटी माफ कर दी जाती है। नहीं तो ट्रायल विशिएट हो जाता है। 461 में ट्रायल विशिएट हो जाएगा, 460 में नहीं होगा। और इस चीज को लेकर कौशिक बनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसको हम और कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बार के बाद आता है एंटिसिपेशन, यानी क्राइम करने से पहले ही कुछ चीजों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो चैप्टर 10 और चैप्टर 8 आपको दिख रहा है, और चैप्टर 11 प्रिवेंटिव अरेस्ट। जिस तरह कोई इस तरह का आदमी और पुलिस वाला कहता है तुम्हें तो पहले कहीं देखा है, ठीक है, कहीं नहीं देखा है, मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ऐसे सस्पेक्ट को आप वेट नहीं करो कि वो कोई क्राइम करे। आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हो, 107 कंजा जिसको हम कहते हैं, या 107, 151, 150, तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं। सिक्योरिटी प्रोसीडिंग में आप देख सकते हो 10 नंबरी का मतलब 106 से 124 में सेक्शन 110 है। 10 नंबरियों से हम सिक्योरिटी बॉन्ड कैसे साइन करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि वो क्राइम ना कर सके। और इसी तरह ट्रैंक्विलिटी में 144 दो धारा लगाते हैं हम। कोरोना में बहुत जगह 144 लगाए गए। 370 जब आर्टिकल एबॉलिश किया गया तब जम्मू कश्मीर में 144 SDM साहब, DM साहब ने बहुत बार लगाया। उसकी वायलेशन 188 इंडियन पिनल को अट्रैक्ट करती है। एंटीसिपेशन के बाद हम देखते हैं बाई हुम, यानी कि कौन कौन FIR दर्ज करा सकता है, ठीक है, जैसे कि कौन प्रिजनर्स के अटेंडेंस को प्रोक्योर कर सकता है अगर कोई जेल में है, जैसे आसाराम बापू हमने दिखाए हुए हैं, और किसको किसको कैसे कैसे बुलाया जा सकता है, कंपेलिंग द अपीयरेंस, और अरेस्ट कौन कर सकता है, और फॉरेन कंट्री में विजय माल्या या कोई इस तरह भाग जाए तो उसका क्या रेसिप्रोकल या फोरफीचर का कोई चैप्टर है, और कोई सामान मंगवाना है, कोई चाकू, कोई छुरा, कोई वेपन ऑफ ऑफेंस, तो उसके लिए क्या पावर्स हैं, 91 to 105। इसके अलावा जब अरेस्ट हो जाएंगे तो उसकी चाबी क्या है, बेल बॉन्ड। तो 436 से 450 अलग ही अपने आप में ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसको हम अलग से देखेंगे। गुड्डी कांति, बालचंद, स्टेट ऑफ राजस्थान, या कंपल्सरी बेल का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेल क्या है, डिस्क्रिशनरी बेल क्या है, 437 के 2, 6 और 7 में भी क्या कंपल्सरी बेल है, क्या NDPS एक्ट में या SC/ST एक्ट में भी बेल के सेम प्रावधान हैं या वहां अलग से लगता है। डिस्क्रिशनरी बेल, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, प्री अरेस्ट बेल, एंटरिंग बेल, SC/ST एक्ट में सुभाष काशीनाथ महाजन की जजमेंट, और अंडर ट्रायल प्रिजनर जो बहुत ओवर क्राउडेड हो गए उसके लिए दाताराम की जजमेंट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बेल के लिए संजय चंद्रा की जजमेंट, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो बाई हुम, ठीक है, ये हो गया। अब है हाउ। तो हाउ या तो आप कंप्लेंट दर्ज करा दें जैसे सुब्रमण्यम जी कराते रहते हैं, या आप FIR दर्ज कर दें। FIR में 0 FIR का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तलवार मूवी में, यानी कि जब कैंसलेशन रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट जाता है तो क्या उसका वो रेमेडी है, ये सारी बातें। और फिर FIR हो जाता है तो पादा सिजोक का फॉर्मूला क्या है, चलान या कॉग्नियंस का मतलब क्या होता है, इन सब के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। चैप्टर
15 और 16 कमेंसमेंट प्रोसीडिंग, 204 से 210 कंप्लेंट की प्रोसीडिंग। प्राइवेट वारंट कंप्लेंट केस में इतना यूनिक जो प्रोसीजर होता है, और 4 तरह के ट्रायल हैं, समरी ट्रायल, ठीक है, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल। और फिर अपील में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट, अपील, रेफरेंस, रिवीजन और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो भी केस प्रॉपर्टी है, शराब की बोतल है तो उसको डिस्ट्रॉय करना है, कोई पॉन्ड की बुक है उसको, और कोई अगर अनसाउंड माइंड का है तो हम ट्रायल सस्पेंड भी कर सकते हैं। ये प्रोसीजर 328 से 339 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के साथ पढ़ते हैं। और अल्टीमेटली एविडेंस एक्ट तो हमने अलग से पढ़ा, लेकिन जब ये हमारे सेशन जज साहब, हमारे वारंट ट्रायल में मजिस्ट्रेट साहब, लर्नेड सेशन जज, लर्नेड मजिस्ट्रेट सर, ये जब भी कोई करते हैं तो एविडेंस के लिए एविडेंस एक्ट तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक चैप्टर है, चैप्टर 23, 272 से 279। और इसके बाद जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, किसी को फांसी चढ़ाते हैं, मैंने आपको पहले ही नीचे दिखाया था कि लर्नेड सेशन जज साहब की पावर जो है वो फांसी देने की तो है, लेकिन उनको कन्फर्मेशन के लिए 366 से 371 चैप्टर 28 में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा चैप्टर 32 में एग्जीक्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। और कोई फौजी अगर आपके पास आ जाता है तो 475 में क्या प्रोसीजर है, क्या नॉर्मल प्रोसीजर होता है या नहीं, या अलग अलग। सेंटेंसिंग अपने आप में एक 353 से 365 के अंदर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, आप दुश्मन मूवी देख सकते हो जहां पर एक यूनिक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो कुछ एंटरटेनमेंट के तरीके से हमने आज सीआरपीसी को मोटे तौर पे किया। डिटेल में जानने के लिए अभी तक हमने पिरामिड के नीचे के 2 कवर किए हैं, 3Ws और बार, और एंटिसिपेशन भी कर लिया है। अब हम बाई हुम, हाउ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।